नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके प्यारे YouTube चैनल नया सवेरा प्लस में। दोस्तों, यह वीडियो क्लास 12 के फिजिक्स के फर्स्ट चैप्टर जिसका नाम है विद्युत आवेश तथा क्षेत्र, उसका यह लेक्चर नंबर 13 है। इससे पहले हमने इस चैप्टर के 12 लेक्चर कर लिए हैं। जिन स्टूडेंटों ने इससे पहले के लेक्चर को नहीं देखा है तो मैं उनको बता दूं कि वह जाकर सबसे पहले उन 12 लेक्चर को देखें, इसके बाद इस लेक्चर को देखें, जिससे कि उनको यह लेक्चर अच्छी तरीके से समझ में आ जाए। उन सभी लेक्चर के प्लेलिस्ट का मैंने लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, वहाँ से आप लोग जाकर उन सभी लेक्चर को देख सकते हैं। तो चलिए देर न करते हुए इस लेक्चर को शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, हम लोग इस लेक्चर में किस टॉपिक पर बात करेंगे उसको मैं बता दूं। तो देखिए, इस लेक्चर में हम सिर्फ न्यूमेरिकल देखेंगे। देखिए वह न्यूमेरिकल किस पर आधारित रहेगा। तो हमने जो इससे पहले के लेक्चर देखे थे, कूलाम बलों के सदिश बलों के अध्यारोपण का सिद्धांत तथा कूलाम के सदिश रूप, तो उन दोनों टॉपिक पर हम लोग इस वीडियो में न्यूमेरिकल को देखेंगे। तो चलिए देर न करते हुए शुरू करते हैं। दोस्तों, हम लोग न्यूमेरिकल की ओर बढ़ने से पहले हम लोगों को कुछ न्यूमेरिकल लगाने के लिए 11th के सदिश का कॉन्सेप्ट चाहिए। तो सबसे पहले हम क्लास 11th के सदिश का कॉन्सेप्ट पढ़ लेते हैं कि कौन कौन से न्यूमेरिकल को हल करते समय हम लोगों को सदिश का कॉन्सेप्ट लगेगा। उसको पहले हम लोग समझ लेते हैं, उसके बाद हम लोग न्यूमेरिकल को देखेंगे। क्योंकि बहुत बच्चे होते हैं क्लास 11th को अच्छे से पढ़े नहीं रहते हैं, वह क्लास 12 में मन लगा कर पढ़ना चाहते हैं, लेकिन जब क्लास 11th के कुछ टर्म्स आते हैं तो उन लोगों को प्रॉब्लम होती है और वह लोग क्वेश्चन या फिर कहीं पर भी थ्योरी में भी उन लोगों को प्रॉब्लम होती है। तो मैं नहीं चाहता हूं कि मेरे स्टूडेंट को किसी प्रकार की प्रॉब्लम हो। तो देख लेते हैं क्लास 11th के सदिश का कुछ कॉन्सेप्ट लगेगा। न्यूमेरिकल को लगाते समय आप लोग समझ जाएंगे। यदि कॉन्सेप्ट आप लोगों को कोई भी दिक्कत नहीं होगा, किसी भी न्यूमेरिकल को कर लेंगे। देखिए, आज का जो न्यूमेरिकल है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यदि इन सभी न्यूमेरिकल को आप लोग समझ जाते हैं तो यह बोर्ड में तो आते ही आते हैं, लेकिन कंपटीशन में यह बहुत ज़्यादा इस तरह के न्यूमेरिकल बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। यह बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है, आप लोग इसको स्किप मत कीजिएगा। तो चलिए हम लोग क्लास 11th का कुछ जो टर्म्स आएंगे हम लोगों को समझना है, उसको समझ लेते हैं। देखिए, सबसे पहले हम लोगों को आएगा इसमें सदिशों को जोड़ने के आएगा, सदिशों का योग आएगा। सदिशों का योग हमको पढ़ना है। सबसे पहले एक टर्म आएगा सदिशों का योग। तो देखिए, सदिशों को हम लोगों को जोड़ना रहता है। देखिए, हम लोग अंकों को तो आसानी से जोड़ देते हैं, जैसे 5 + 2 = 7 हो जाता है, लेकिन सदिशों को इस तरह से नहीं जोड़ते। उनको जोड़ने के लिए उनका एक अलग रूल होता है। देखिए, इसमें सबसे पहला रूल होता है त्रिभुज नियम होता है। ज़्यादा हम लोग डिटेल में नहीं जाएंगे क्योंकि यह क्लास 12 का टॉपिक नहीं है, लेकिन फिर भी इतना डिटेल में जाएंगे कि आप लोगों को कोई भी क्वेश्चन करने में परेशानी ना हो। देखिए, पहला इसका नियम होता है सदिशों के योग में पहला होता है त्रिभुज नियम, दूसरा होता है समांतर चतुर्भुज नियम। समांतर चतुर्भुज नियम। देखिए, अब त्रिभुज नियम क्या होता है। देखिए, दो सदिश है, मान लीजिए हम लोगों को एक सदिश यह है, इसे हम ए कह दे रहे हैं, और दूसरा आपका यह बी है, देखिए, सबसे पहले इस सदिश का यह जो होता है, यह फाइनल पॉइंट इसको इनिशियल पॉइंट, इसको कहते हैं टेल या फिर हिंदी में बोले तो पुच्छ, और इसको कहते हैं हेड, सिर्फ। इसी तरह इसका या टेल हो गया या इसका सिर्फ हो गया, हेड हो गया। तो देखिए, हम पहले सदिश का नियम समझे। देखिए, सदिश के नियम द्वारा हम लोग कैसे दो सदिशों को जोड़ते हैं। देखिए, इसमें क्या करते हैं, एक सदिश को हम लोग ले लेते हैं, इसमें क्या करते हैं, एक सदिश के हेड से दूसरे सदिश के टेल को हम लोग जोड़ते हैं। देखिए, हमने इसको ए को ले लिया, आप लोग चाहते हैं इसको भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, किसी को भी। एक सदिश को एक ले लिया हमने यहाँ पर, इसके हेड से दूसरे को टेल को। देखिए, यह बी का टेल है,
यहाँ पर बी का टेल है, तो इसी को इस तरह लाते हैं बिना एंगल चेंज किए हुए, इस तरह ला के जोड़ देते हैं। तो इसका यहाँ से जो ए का टेल है और बी का हेड है, इस तरह से इसको मिलाते हुए एक सदिश खींचते हैं इसके दिशा में, मतलब इधर से टेल से हेड की ओर खींचते हैं, तो यहीं आपका इन दोनों के योग को दर्शाता है। यह होता है रिजल्टेंट, इसको कहते हैं परिणामी। आर बराबर ए प्लस बी को यहीं दर्शाता है। उम्मीद करता हूँ आपको त्रिभुज का नियम समझ में आया होगा। देखिए त्रिभुज के नियम में क्या करते हैं, दो सदिशों को जोड़ना होता है तो सबसे पहले एक सदिश को उठा कर लेकर आते हैं। देखिए हम फिर से यहाँ पर समझा दे रहे हैं, एक अलग चित्र बनाकर। देखें ए को हम लोगों को ए प्लस बी का मान निकालना है, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी को मान निकालना है। तो हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं, वेक्टर ए को लाते हैं, किसी को भी, आप बी को भी ला सकते हैं। हमने पहले वेक्टर ए को लाया, वेक्टर ए को लाते हैं, फिर वेक्टर ए के शीर्ष से, हेड से वेक्टर बी के टेल, मतलब दूसरा जो सदिश होता है उसके टेल को जोड़ देते हैं, और फिर यह बी हो गया आपका। फिर वेक्टर ए के टेल से वेक्टर बी के हेड तक जो सदिश जाता है, इसके डायरेक्शन में देखिए यह इसकी दिशा है, इधर जो जाएगा, मतलब यह देखिए यह इधर से इधर गए और इसके विपरीत दिशा में। अब हम लोगों को इधर चलना था, लेकिन इसके विपरीत दिशा में जो सदिश जाएगा वहीं आप लोगों का रिजल्टेंट मतलब परिणामी होगा, मतलब ए प्लस बी बताएगा, वेक्टर ए प्लस बी बताएगा। उम्मीद करता हूँ त्रिभुज का नियम समझ में आ गया होगा। देखिए यह दोनों नियम एक ही होते हैं, त्रिभुज के नियम द्वारा इसको उत्पत्ति, समांतर चतुर्भुज का नियम को उत्पत्ति किया गया। तो आप लोग सिर्फ त्रिभुज का नियम समझ लीजिए, फिर समांतर चतुर्भुज का मैं नियम अभी समझा रहा हूँ, लेकिन ज़्यादातर में हम लोग समांतर चतुर्भुज का नियम ही यूज करेंगे, त्रिभुज का नियम बहुत ही कम यूज करेंगे। देखिए अब समांतर चतुर्भुज का नियम हम समझते हैं। देखिए इन्हीं दोनों सदिशों को हम लोगों को यदि जोड़ना हो कहीं पर भी, और यह जोड़ने के लिए हम लोग क्या करते हैं, समांतर चतुर्भुज नियम द्वारा हम लोग क्या करते हैं, जो ए का, देखिए ए हमने बना दिया, ए के टेल से बी के टेल को इस तरह से मतलब लगा देते हैं, इस तरह से बी के टेल को। देखिए यह ए था, वेक्टर ए था। यहाँ पर त्रिभुज में क्या कर रहे थे, वेक्टर ए के हेड से बी के टेल को मिला रहे थे, बी के टेल को। यहाँ पर क्या करेंगे, दोनों सदिशों का टेल एक ही बिंदु पर रहेगा और जो शीर्ष रहेंगे अलग अलग रहेंगे। तो देखिए यहाँ पर वेक्टर ए को खींचा, फिर वेक्टर ए के टेल से ही वेक्टर बी को खींच दिया, इसके डायरेक्शन में बिना चेंज किए, मतलब यह इधर का ये है तो इधर का ये रहेगा बिना एंगल चेंज किए। तो इसमें जो परिणामी आता है, जो रिजल्टेंट बताता है, मतलब आर जो आता है, ए प्लस बी जो बताएगा, इन दोनों सदिशों का योग बताएगा, वह इन दोनों के बीच से जाता है, एकदम बीचों बीच से नहीं जाता है, मतलब कंडीशन होता है वह कब बीच में जाएगा कब नहीं। मतलब जब बराबर रहेंगे दोनों सदिश का परिमाण बराबर रहेंगे तो यह बीचों बीच से एकदम जाएगा, नहीं तो यदि असमान रहेंगे तो यह बीच से नहीं, मतलब कोई एंगल पर जाएगा। तो यह आपका आर रहता है, यह आर है, वेक्टर आर, यह इनको बीचों बीच से जाता है। आर बराबर वेक्टर ए प्लस बी। यह देखिए इसको अच्छे से फिगर में मैं बना दे रहा हूँ। देखिए यहाँ पर यह ए है, वेक्टर ए, यह वेक्टर ए है। यहाँ से हम लोग ए और बी को जोड़ना था, तो इन दोनों का टेल एक ही बिंदु पर रहेगा, तो यहाँ से बी गया आपका, यह बी हो गया। तो देखिए एक समांतर चतुर्भुज का हम लोग निर्माण करेंगे इस तरह डॉटेड करके। यह देखिए यह समांतर चतुर्भुज है। तो यहाँ पर जो रहेगा आपका विकर्ण रहेगा, इन दोनों के हेड टेल से जो विकर्ण जाएगा वहीं आपका परिणामी सदिश होगा। इनका विकर्ण जो होगा इस समांतर चतुर्भुज का, जो इनके टेल से जाता हो वहीं आपका परिणामी हो जाएगा। आर बराबर ए प्लस बी। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। देखिए अब इसका मान कितना होता है, देखिए हम लोगों ने जोड़ना तो सीख लिया, किस तरीके से हम लोग सदिशों को जोड़ते हैं। उसके लिए देखिए सदिशों को जोड़ने के लिए दो नियम होते हैं, पहला होता है त्रिभुज नियम, दूसरा होता है समांतर चतुर्भुज। त्रिभुज नियम में क्या करते हैं, दोनों सदिशों को दो सदिश रहेंगे जो इनको जोड़ना रहता है, तो एक सदिश के हेड से दूसरे को टेल को खींचेंगे और मतलब इनके विपरीत दिशा में जो पहले सदिश मतलब ए से जो ए के टेल से जो जाएगा सदिश बी के हेड तक, वहीं आपका परिणामी होगा, परिणामी सदिश होगा। और समांतर चतुर्भुज में क्या करते हैं, दोनों सदिशों को टेल को मिला देते हैं और फिर समांतर चतुर्भुज का एक निर्माण करते हैं इस तरह डॉटेड खींच के। फिर जो इसके विकर्ण मतलब इन दोनों सदिशों को जो मिलाने मतलब इनका टेल जहाँ से मिला है उससे हम एक विकर्ण खींचते हैं समांतर चतुर्भुज का, वहीं आपका इन दोनों का योग मतलब परिणामी सदिश होता है।
अब देखिए यह जोड़ना तो हम लोगों ने सीख लिया, अब यह पता करते मतलब हम लोगों को क्या करना है कि इसका मान कितना होता है, मतलब वेक्टर ए प्लस बी का परिमाण कितना होगा, यह रिजल्टेंट का जो रिजल्टेंट आ रहा है उसका परिमाण कितना होगा। तो देखिए इसके लिए एक फार्मूला होता है, आप फार्मूला याद रखिएगा, और यह जो मैंने अभी बताया यह समांतर चतुर्भुज त्रिभुज उसका नियम उसको कॉन्सेप्ट में रखिएगा, तो आप लोगों को एकदम सदिश में प्रॉब्लम नहीं हो। देखिए जो रिजल्टेंट का मान आता है परिमाण को हम लोग आर से प्रदर्शित करेंगे, या फिर इस तरह करके मॉड लगा के इस तरह भी प्रदर्शित कर सकते हैं, या आर इस तरह लिखा है तो आप लोग समझ जाइएगा कि यह परिमाण को प्रदर्शित कर रहा है। कहीं कर बुकों में बस इसी तरह सदिश को भी लिखता है, लेकिन उसमें आप लोग जब ध्यान देंगे तो वह इसको जब सदिश लिखेगा तो उसे मोटा लिखेगा, और जब परिमाण लिखेगा तो उसे पतला लिखेगा। या पुरानी बुकों में लिखा जाता था, लेकिन अरिहंत की अभी भी बुक आती है उसमें जो सदिश को लिखेगा वह मोटे मतलब ज़्यादा गाढ़े पेन से लिखेगा, और जो परिमाण को लिखेगा वह हल्के पेन से लिखेगा, पतले पेन से लिखेगा। तो आप लोग कहीं पर भी परेशान भी मत होइएगा कि सदिश को इसी तरह नहीं प्रदर्शित किया जाता है, मतलब आर के ऊपर वेक्टर लगा देंगे तो वहीं सदिश को नहीं प्रदर्शित करेगा। यदि कहीं पर गाढ़े पेन से लिखा गया है आर तो समझ जाइएगा कि, और सभी मतलब जो भी और शेष हैं उनको हल्के पेन से लिखा गया तो वहाँ पर समझ जाइएगा कि वो एक जो गाढ़े पेन वाला है वह सदिश है, सदिश को बताता है, और दूसरा जो हल्के पेन वाला है वह परिमाण को बताता है। लेकिन अब जनरली बुकों में सभी बुकों में लगभग इसी तरह परिमाण को इस तरह सिर्फ सिंपल मतलब इस तरह लिख दे रहा है, या फिर मॉड लगाएगा वेक्टर लगाएगा तो यह परिमाण को प्रदर्शित करेगा। देखिए अब इन दोनों का मतलब यह परिमाण कितना इसका मान आया है उसका फार्मूला होता है। देखिए यह फार्मूला आप लोग याद रखिएगा, क्योंकि यह मोस्ट इंपॉर्टेंट फार्मूला, इसी से आप लोग सदिश का कोई भी सवाल लगा सकते हैं। इसी से जितने भी इसमें कॉन्सेप्ट आएंगे, मतलब आज के जो लेक्चर में हम लोग न्यूमेरिकल लगाएंगे इसी फार्मूले से लगेगा। देखिए यह होता है ए स्क्वायर, जो एक सदिश रहेगा उसका वर्ग, प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कास थीटा। देखिए यहाँ पर थीटा क्या है, थीटा जो है इन दोनों सदिशों का बीच का कोण है, कितने कोण पर यह है, इन दोनों सदिशों का बीच का कोण है। थीटा क्या है, इन दोनों सदिश के बीच का कोण। देखिए एग्जाम्पल के थ्रू मैं आप लोगों को समझा देना चाहता हूँ कि कैसे मतलब परिमाण निकलेगा। मान लीजिए इसका मान है आपका 5 न्यूटन का है, यह बल है, मान लीजिए ये दोनों यह बल है। देखिए 5 न्यूटन का है, और इसका है आपका मान लीजिए 12 न्यूटन का, 12 न्यूटन का, और इनके बीच का एंगल मैं दे रहा हूँ आप लोगों को, दे दूँ कितना दे दूँ, मान लीजिए इनके बीच का एंगल है आप लोगों का मान लीजिए 60 है, 60 अंश है। तो इसका परिमाण कैसे निकालेंगे, देखिए ए का वर्ग मतलब 5 का वर्ग, 5 का वर्ग आपका क्या हो जाएगा, 5 का वर्ग प्लस 12 का वर्ग प्लस 2 गुणे 5 गुणे 12, और कास यहाँ पर थीटा का मान कितना है 60 अंश है, 60 अंश। देखिए एंगल जो होगा जब टेल से टेल मिलेगा इन दोनों का, तभी उनके बीच एंगल हम लोग प्राप्त करेंगे, मतलब तभी ज्ञात कर सकते हैं। उनके बीच का एंगल दिया रहेगा क्वेश्चन में, या फिर आप लोग ज्ञात करना, जैसा क्वेश्चन आएगा उसके अनुसार हम लोग देखेंगे, आपको समझाएंगे कि एंगल क्या है क्या नहीं एंगल है, तो उसको समझाएंगे। देखिए यहाँ पर 60, तो अब हल कीजिए इसका। देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा 25 और 144 गुणे 2 गुणे 5 यहाँ पर प्लस रहेगा 12 गुणे यहाँ पर का 60 का मान होता है 1/2। आप लोग त्रिकोणमिति जरूर से जरूर क्लास 10th में पढ़े होंगे, यदि आप बायो से भी होंगे तो क्लास 10th में इतना तो त्रिकोणमिति पढ़े ही होंगे कि का 60 का मान कितना होता है, साइन 60 मतलब साइन और कास का तो मान इतना याद ही होगा आप लोगों को, फिजिक्स पढ़ते हैं। तो देखिए यहाँ पे 2 से 2 कट जाएगा। अब इसको हल कर लेंगे तो हम लोग आंसर आ जाएगा। हल नहीं कर रहे हैं क्योंकि समय लगेगा, मान लीजिए जो भी हल करने पर आएगा आंसर आ जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा यहीं। तो इस तरह से हम लोग परिणामी का परिमाण निकालते हैं, परिणामी का परिमाण इस तरह से आपका आंसर आएगा इस तरह से। अब देखिए इसमें एक और मतलब दूसरा पॉइंट पूछता है। देखिए एक तो क्वेश्चन में पूछेगा कि दो मतलब मान लीजिए बल हैं वह इतने इतने एंगल पर कार्य कर रहे हैं तो उनका परिमाण ज्ञात कीजिए, और दूसरा पूछेगा कि जो परिणामी आया मतलब रिजल्टेंट जो आया है वह कितने मतलब उसकी दिशा क्या है। तो देखिए दिशा निकालने के लिए आप लोग 2 मेथड लगा सकते हैं। एक आप लोग डायरेक्शन बता सकते हैं ए के रेस्पेक्ट में, मतलब ए के सापेक्ष बता सकते हैं, और दूसरा बता सकते हैं बी के सापेक्ष में। इस तरह मतलब बता सकते हैं। मान लीजिए यह है आपका
ए से है, मान लीजिए यह 45 अंश पर यह है, जो आर आया है, और बी से कितना है 15 अंश पर। तो आप बता सकते हैं जो परिणामी मतलब जो रिजल्टेंट आया है वह ए से 45 अंश के कोण पर है, एंटी क्लॉकवाइज दिशा में। और यहाँ पर बता सकते हैं बी से या जो रिजल्टेंट है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में 15 अंश के कोण पर। इस तरह से दो तरीके से आप इसका डायरेक्शन बता सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पर आप लोगों को सिर्फ ए से मतलब इसका डायरेक्शन निकालने का एक फार्मूला होता है, उसको याद रखिएगा। देखिए इसको आप लोग याद रखिएगा, यह मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसके बिना आप लोगों को कभी भी सदिश में काम नहीं चलेगा, इसको याद रखिएगा। और दूसरा जो फार्मूला लिख रहे हैं मतलब डायरेक्शन दिशा ज्ञात करने के लिए, वह है आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट। देखिए यहाँ पर मैं दिशा दिखा रहा हूँ, यहाँ पर फिगर आप लोगों को दिख रहा होगा। देखिए यहाँ पर फिगर के साथ मैं दिखा रहा हूँ। देखिए फिर से एक नया फिगर बना दे रहे हैं यहाँ पर, क्योंकि वह फिगर बहुत ही, देखिए यहाँ पर यह ए था, यह बी था, और इस तरह से समांतर चतुर्भुज का निर्माण हुआ था, और यहाँ से आपका रिजल्टेंट गया था आर। मैं यहाँ पर आर लिख दे रहा हूँ, और इनके बीच का एंगल था थीटा। और देखिए मैं ए से बता रहा हूँ, ए से कितना होगा, देखिए अल्फा। तो देखिए ए से जो इसका दिशा आता है, आप लोग बस फार्मूला याद रखिएगा, क्योंकि आप यह मत पूछिएगा यह फार्मूला कैसे आया, क्योंकि यह क्लास 11th का है। तो क्लास 11th में पूरा डेरिवेशन के साथ बताया जाता है। तो आप लोगों ने क्लास 11th नहीं पढ़ा है तो उसका कुछ न तो कुछ हानि जरूर ही न होगा। तो आप लोग सिर्फ फार्मूला याद रखें। देखिए फार्मूले से ही आप लोगों को काम चल जाएगा, कोई भी दिक्कत नहीं होगा कि आपको डेरिवेशन आता है कि नहीं आता है। तो देखिए ये tan अल्फा बराबर हो जाता है बी साइन थीटा। देखिए यहाँ पर बी आएगा, जो यह वाला रहेगा उसका साइन थीटा, थीटा इनके बीच का एंगल, ए और बी के बीच का एंगल बटे के ए प्लस बी काश थीटा। यह आपका दिशा बताता है। अब देखिए दिशा मतलब एंगल निकालना होगा, तो हम लोग अल्फा को इधर ही रहने देते हैं और tan को इधर पक्षांतर कर देते हैं, tan इनवर्स आ जाता है, और यह आपका रहेगा ये बी साइन थीटा अपान ए प्लस बी काश थीटा। उम्मीद करता हूँ आपको यह फार्मूला समझ में आया होगा। देखिए इसमें समझना क्या है, आप लोगों को सिर्फ याद करना है, इस फार्मूलों को याद रखिएगा। मतलब यह दिशा निकालने का तरीका है। यह दिशा किससे निकालेगा, यह दिशा या नीचे वाला जो ए से है दिशा, वेक्टर ए से रिजल्टेंट आर का मतलब आर का। तो देखिए यह फार्मूला यह भी इम्पोर्टेंट है, इसका डायरेक्शन निकालने के लिए इस फार्मूला का यूज करेंगे और परिमाण निकालने के लिए इस फार्मूला का यूज करेंगे। तो चलिए हम लोग आज के लेक्चर मतलब आज का जो टॉपिक था उसको हम लोग देख लेते हैं। देखिए आज के हम लोग टॉपिक में मतलब न्यूमेरिकल करने वाले थे। तो देखिए सबसे पहला हम न्यूमेरिकल आप लोगों को दे रहे हैं। देखिए दोस्तों यह क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है, निम्न चित्र में प्रदर्शित दो आवेश के कारण किसी तीसरे आवेश पर परिणामी बल F का मान व दिशा निम्न परिस्थितियों में बताइए। पहला दिया है कंडीशन, जब बलों के बीच कोण थीटा हो, जब थीटा बराबर 0 अंश हो, जब थीटा बराबर 90 अंश हो। देखिए चित्र दिया है, चित्र क्या दिया है आप लोगों को अगर सही से समझ में नहीं आ रहा हो तो मैं बता दे रहा हूँ। देखिए यहाँ पर पहला आवेश दिया है Q1, दूसरा दिया है Q2, तीसरा दिया है Q3, और इनके बीच देखिए यह जो बल लग रहा है Q1 के कारण Q3 पर बल लगता है। तो देखिए हम लोग उसको लिखते हैं F3 पर लग रहा है, एक के कारण F31, तो यहाँ पर F31 दिया है। और देखिए यहाँ पर 2 लगा रहा है 3 पर, तो इसको लिखा है F32। हमने भी वहीं बताया था कि जब 3 पर लगता है 2 पर तो 3 को पहले 2 को बाद में लिखते हैं, तो F32। और इनके बीच का जो एंगल है, यह जो दोनों बलों के बीच का एंगल है वह थीटा दिया है। तो पूछ रहा है जो परिणामी बल लगेगा मतलब इन दोनों बलों के कारण जो इनका नेट होगा परिणामी, तो परिणामी बल F उसका मान कितना होगा, उसका परिमाण कितना होगा उसको पूछ रहा है। और वह पूछ रहा है किस दिशा में लगेगा। बताइए इधर लगेगा, इधर लगेगा, इधर लगेगा, इधर, या किधर मतलब लगेगा उसको पूछ रहा है। उसका मान वह पूछ रहा है कौन कौन से कंडीशन में। पहला कंडीशन दिया है, वह पूछ रहा है पहले कंडीशन में जब इनके बलों के बीच का एंगल
थीटा हो, मतलब थीटा जब इनके बीच का एंगल रहेगा तब बताइए इसका मान कितना होगा और इसकी दिशा क्या होगी। और दूसरा पूछ रहा है जब इनके बीच का कोण 0 अंश हो तब बताइए इनके बीच का मतलब इनका मान कितना होगा और यह किस दिशा में लगेंगे। और फिर तीसरा पूछ रहा है जब इनके बीच का कोण 90 अंश हो तब कितना लगेगा। तो चलिए हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। देखिए सॉल्व कैसे करेंगे, आप लोग अच्छे से समझ जाइए, एक क्वेश्चन अच्छे से समझेंगे तो आप लोग इस टाइप के सभी क्वेश्चन को कर जाएंगे, क्योंकि आप लोग पूरे कॉन्सेप्ट के साथ पढ़ रहे हैं। तो चलिए देखते हैं। देखिए सबसे पहले हम लोग कंडीशन मतलब जब ना इनके बीच बलों के बीच का कोण 0 अंश हो तब उसको हम लोग हल करते हैं। देखिए यह पूछ रहा है कि परिणामी बल कितना होगा, तो हम लोग सबसे पहले देख रहे हैं कि यह बल जो F31 है उसका मान कितना है और F32 है उसका मान कितना है। क्योंकि हम लोगों ने बलों के अध्यारोपण के सिद्धांत से पढ़ा है कि यदि किसी मतलब कोई बहुत सारे आवेश हो और वहाँ पर किसी एक आवेश पर बल ज्ञात करना हो तो हम लोग सभी आवेश उस आवेश पर कितना बल लगा रहे हैं उन सभी आवेश मतलब जितना बल लगा रहे हैं जितना बल लगा रहे हैं उन सभी का सदिश योग कर देंगे तो हम लोगों को पूरा परिणामी मतलब नेट पूरा बल उस पर मालूम चल जाएगा उस आवेश पर। तो हम लोगों को क्या करना होगा, Q1 कितना लगा रहा है, Q2 कितना लगा रहा है। यहाँ पर दो ही आवेश हैं, Q3 पर पूछ ही रहा है तो Q1 कितना लगा रहा है और Q2 कितना लगा रहा है। उन दोनों जितना बल लगा रहे हैं उन बलों का यदि हम लोग सदिश योग कर देते हैं तो हम लोगों को पता चल जाएगा कि कितना बल इस पर Q3 पर लग रहा है। तो हम लोग पहले निकाल लेते हैं Q1 इस पर बल कितना लगा रहा है। तो देखिए हम लोग कूलाम के नियम से जानते हैं कि Q1 के कारण Q3 पर आवेश बल कितना लगेगा। इसका देखिए अभी परिमाण सिर्फ हम लोग लिखेंगे, डायरेक्शन नहीं लिखेंगे। देखिए यहाँ पर Q1 के कारण Q3 पर हम डायरेक्ट लिख रहे हैं, यहाँ पर F31 कितना हो जाएगा, क्योंकि Q1 के कारण Q3 पर देख रहे हैं तो यहाँ पर K का मतलब K का मान होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन। तो हम उतना बड़ा नहीं लिख रहे हैं, सिर्फ K ही लिख रहे हैं। यहाँ पर Q1 और Q3 के बीच देख रहा है तो Q3 बटे के R²। तो मान लीजिए इनके बीच का दूरी हम मान लेते हैं A है, ठीक है। इनके बीच की दूरी हम लोग को पता दिया नहीं है तो मान लेंगे, कोई ना कोई चीज़ मानना ही होगा तो हम लोग A मान देते हैं, A² हो गया। अब देखते हैं Q3 पर कितना आवेश बल लगा रहा है। सॉरी आवेश बार बार बोल दे रहा हूँ, तो हम लोगों को बल देखना है। तो देखिए F32 2 कितना 3 पर लगा रहा है। देखिए K Q2 Q3 और इनके बीच का दूरी मान लेते हैं B है, ये इनके बीच का जो दूरी है B है, तो यहाँ पर B²। देखिए इतना बल लगा रहे हैं, इतना। तो हम लोगों को क्या देखना है, हम लोगों को देखना है कि अब नेट इस पर कितना बल लगेगा। देखिए यह तो इतना लगा दिया इस डायरेक्शन में और इस डायरेक्शन में, तो देखिए यह दो सदिश है, बल दोनों सदिश है और लग रहे हैं, एक इस डायरेक्शन में लग रहा है और एक इस डायरेक्शन में लग रहा है। तो देखिए ध्यान दीजिए यहाँ पर दो सदिश है और दोनों का टेल यहाँ पर मिला है। देखिए हम लोगों को इस पर निकालने के लिए नेट बल क्या करना होगा, इन दोनों का सदिश योग करना होगा। और सदिश योग हम कितने नियमों से करते हैं, 2 नियमों से। अभी मैंने पढ़ाया, पहला था त्रिभुज नियम, दूसरा था चतुर्भुज नियम। त्रिभुज नियम का कब हम लोग अप्लाई करते हैं, जब पहले का हेड मतलब एक सदिश के हेड से दूसरे का टेल स्टार्ट हो। और समांतर चतुर्भुज का कब यूज करते हैं, जब दोनों सदिशों का टेल एक दूसरे से चिपका हुआ हो। तो देखिए यहाँ पर दोनों सदिश है, एक सदिश यह है F32 है और दूसरा है यहाँ पर F31 है, दोनों का टेल चिपका हुआ है। तो यहाँ पर हम लोग सदिश का नियम अप्लाई करेंगे। तो देखिए यहाँ पर मैं इसी को बढ़ाकर मतलब इस तरह बना दे रहा हूँ इसी में, क्योंकि जगह भी कम है तो यहीं पर समझा दे रहा हूँ इसको। देखिए आप लोग इसको मत बनाइएगा, यहाँ से आप लोगों को देखिए इसमें जो परिणामी होता है इनके विकर्ण से मतलब इन दोनों के मिलाने वाले जो पूंछ है जहाँ पर मिल रहे हैं उनसे के विकर्ण से जाता है। तो यह आपका इसका परिणामी हो जाएगा, R हो जाएगा, रिजल्टेंट। R नहीं मतलब यहाँ पर यफ लिख रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर परिणामी को यफ से कहा है तो यहाँ पर हम यफ लिख रहे हैं। तो यफ बराबर हो जाएगा क्या हो जाएगा, यहाँ पर लिखेंगे सदिश के योग नियम से, सदिशों के योग नियम से। तो देखिए यहाँ पर यफ बराबर क्या हो जाएगा, यफ बराबर आपका हो जाएगा, यफ बराबर आपका क्या हो जाएगा, F31 प्लस F32 हो जाएगा।
तो देखिए इसका हम लोग को परिमाण ज्ञात करना, मान ज्ञात करने के लिए कहा है। तो हम लोग परिमाण क्या कैसे ज्ञात करते हैं, मैंने यहाँ पर अभी अभी आप लोगों को सूत्र बताया था कि दो सदिश है उनका परिमाण ज्ञात करना होगा। तो यह हम लोग फार्मूला लगाएंगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos ऑफ थीटा। तो यहाँ पर ए के जगह पर क्या है, देखिए यहाँ पर ए के जगह पर F31, इसको भी ए मान सकते हैं आप, कोई भी मान लीजिए। हम यहाँ पर इसी को ए मान रहे हैं F31 और यहाँ पर बी के जगह पर F32 है। तो हम लोग लिखेंगे F बराबर परिमाण का बात कर रहे हैं तो अंडर रूट में F31 का वर्ग प्लस F32 का वर्ग प्लस 2F31 इंटू F32 इंटू cos ऑफ थीटा। यही आपका आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा, क्योंकि यहाँ पर देखिए हम लोगों को पता नहीं है कि यह कितना कितना लग रहे हैं। यदि आपका मन हो तो यह Q1 Q3 मतलब इसको भी रख सकते हैं, यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं होगा। लेकिन मैं इसी तरह छोड़ दे रहा हूँ क्योंकि जगह भी कम है। आप लोग रख लीजिएगा, इससे कोई दिक्कत नहीं होगी, या फिर इसी तरह आप लोग लिख देंगे तो उससे भी कोई दिक्कत नहीं होगी। तो यह आपका मान हो गया, यही आपका एक आंसर हो गया। कितना, यह तो पहले का मतलब यह बता दिए कि यह आपका मान कितना होगा। अब दिशा बता रहे हैं। देखिए दिशा बताने के लिए मैंने आप लोगों को यहाँ पर फार्मूला बताया है। दिशा बताने के लिए मतलब ए यहाँ पर था और बी था, दोनों के बीच का एंगल थीटा था और परिणामी यहाँ पर जा रहा था। तो इसका दिशा बताने के लिए हम tan अल्फा का यूज किए थे, मतलब ए से बता रहे थे जो था b sin थीटा अपन a प्लस b cos थीटा। तो यहाँ पर हम लोगों ने इसको ए माना है और इससे हम लोग अल्फा ले रहे हैं डायरेक्शन। इसी से हम लोग मतलब इसी से ले रहे हैं अल्फा डायरेक्शन ले रहे हैं। तो देखिए यहीं पर मैं बता दे रहा हूँ ऊपर ही, क्योंकि जगह कम है और पलट दूंगा तो आप लोगों को समझ में आएगा नहीं। देखिए यहीं इधर ही आप लोगों को दिखेगा, यहाँ पर देखिए दिशा क्या हो जाएगा, tan अल्फा बराबर क्या हो जाएगा। देखिए यहाँ पर बी था, मतलब इसको बी हम यहाँ पर लिख दे रहे हैं। मान लीजिए ए है और यह मान लीजिए बी है, हमने कंसिडर किया है, मतलब माना है। यहाँ पर देखिए इसको देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, आपका बी है तो बी साइन थीटा यहाँ पर था। देखिए यहाँ पर बी साइन थीटा था, तो यहाँ पर बी के जगह पर यह है तो F32 साइन थीटा। यहाँ पर देखिए यह सदिश नहीं है, यहाँ पर परिमाण हम लोग लेते हैं, परिमाण। और यहाँ पर ए रहता है तो मतलब F31 प्लस F32 मतलब बी कास्ट थीटा आता है, तो यहाँ पर कास्ट थीटा। यह आपका डायरेक्शन हो जाएगा, या फिर इसी डायरेक्शन या नहीं, अभी तो tan थीटा है तो या मतलब यहाँ से एम्प्लाई मतलब अल्फा बराबर यह आपका दिशा हो गया, कितना एंगल पर मुड़ रहा है। तो यह tan इनवर्स हो जाएगा, या इधर tan जाता है तो इनवर्स में कन्वर्ट हो जाता है। तो F32 साइन थीटा अपन F31 प्लस F32 कास थीटा। उम्मीद करता हूँ आपको यह समझ में आ गया होगा क्वेश्चन, इसमें कोई भी डाउट नहीं हुआ होगा। यदि आप पूरा शुरू से वीडियो स्किप नहीं किए होंगे, पूरा समझते हुए आए होंगे तो आप लोगों को पूरा समझ में आया होगा। एक बार फिर से मैं आप लोगों को समझा दे रहा हूँ। देखिए इसमें क्या कर रहा है, देखिए इसमें कह रहा है कि दो आवेशों के कारण किसी तीसरे आवेश पर, देखिए दो आवेशों के कारण किसी तीसरे आवेश पर परिणामी बल F का मान और दिशा बताइए। कौन कौन सी परिस्थिति, जब दिया है थीटा बराबर, जब इन दोनों बलों के बीच का एंगल थीटा हो तब बताइए, जब थीटा इक्वल टू 0 तब बताइए, और जब थीटा इक्वल टू 90 अंश हो तब बताइए। तो सबसे पहला हम लोगों ने देखा है, मतलब जब थीटा है इनके बीच का एंगल तब देख रहे हैं। तो देखिए सबसे पहले इन दोनों बलों का परिमाण देख लिए हैं, कितना कितना यह बल लग रहे हैं। तो यह लग रहे हैं बल, तो सदिश के योग के नियम से देखिए यहाँ पर, या फिर यहीं बलों के अध्यारोपण के नियम से भी यहाँ पर लिख सकते हैं, बलों के अध्यारोपण के नियम से, क्योंकि बलों के यहाँ पर सदिश के योग के नियम, या फिर बलों के, या यहाँ पर लिख दिए बलों के अध्यारोपण के सिद्धांत से बलों का अध्यारोपण का सिद्धांत भी यही कहता है कि किसी पर हम लोगों को आवेश पर नेट बल ज्ञात करना है, परिणामी बल ज्ञात करना है। तो जितने भी बल लग रहे हैं उन सभी का सदिश योग कर दीजिए। तो यहाँ पर सदिश योग हम लोगों ने कहा इस लाइन को काट ही दीजिए, क्योंकि यह सुटेबल नहीं है, यह सबसे एकदम परफेक्ट बैठता है। तो आप लोग बलों के अध्यारोपण के सिद्धांत से लिखेंगे यहाँ पर। तो देखिए इन दोनों का सदिश योग करना था, तो सदिश योग के लिए यह दोनों बलों का टेल मिल रहा है, तो हम लोगों ने समांतर चतुर्भुज लगाया, और समांतर चतुर्भुज के लिए जो
परिणामी आएगा समांतर चतुर्भुज नियम द्वारा, वह इन दोनों के मिलाने वाले मतलब टेल से मिलाएंगे, जो विकर्ण वही होगा। तो यह बराबर यह होगा, मतलब इसका परिणामी का रिजल्ट परिमाण हम लोगों ने देखा। तो यह फार्मूला लगाया और यह आपका परिमाण हो गया। यहाँ पर हम लोग लिख भी सकते हैं, मतलब इसका मान भी लिख सकते हैं Q1 Q3 A स्क्वायर का होल स्क्वायर इस तरह करके लगा देंगे तो आप लोगों का आंसर आ जाएगा एकदम पूरा करेक्ट। और यहाँ पर देखिए फिर दिशा निकाला, यह फार्मूला लगा के, मतलब यह वाला फार्मूला ऊपर वाला जो मैंने बताया इस तरीके से आप लोगों को एकदम पूरा यह पहले का आंसर हो गया। यह दोनों पॉइंट आप लोगों को पहले का आंसर। अब देखिए इसी में यहीं पर हम बता दे रहे हैं, जब थीटा होगा, जब आपका थीटा 0 अंश हो जाएगा तो यहाँ पर 0 लगाएंगे, और जब 0 लगाएंगे तो इसका मान 1 हो जाएगा। काश 0 अंश का मान 1 हो जाता है तो यह पूरा यहीं आ जाएगा, F31 का स्क्वायर प्लस F32 का स्क्वायर प्लस 2F31 इंटू F32। तो देखिए यह पूरा हो जाएगा, यह मतलब काश थीटा नहीं रहेगा, यह पूरा इतना आ जाएगा। तो देखिए यह A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB काश प्लस 2AB के फार्मूले पर तो यह होता है A प्लस B का होल स्क्वायर। तो इसके लिए क्या हो जाएगा, A प्लस B के होल स्क्वायर पर मतलब टूटेगा अंडर रूट में, तो यहाँ पर A प्लस B आ जाएगा। तो A के जगह पर हम लोगों ने क्या लिया है F31 प्लस F32 आ जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा F32, मतलब मान लीजिए पहले इसको लिख दिए हम, F32 प्लस F31 आपका आंसर हो जाएगा। जब थीटा इक्वल टू 0 अंश होगा तो यह बल का यह परिमाण हो जाएगा। और डायरेक्शन के लिए इसमें 0 अंश रखेंगे तो यह 0 अंश साइन 0 का मान 0 हो जाता है, तो पूरा डायरेक्शन ही 0 आ जाएगा। तो इसका मतलब हो जाएगा जब डायरेक्शन आपका पूरा 0 आ जाएगा तो इसका मतलब हो जाएगा जो दोनों बल लग रहे हैं, जब दो परिणामी जो लग रहा है वह दोनों बलों की दिशा में लगेगा, इधर भी लगेगा इधर भी लगेगा, या जो दो परिणामी आएगा। उम्मीद करता हूँ आपको यह थीटा इक्वल टू 0 अंश समझ में आ गया होगा। बस थीटा के जगह पे जहाँ थीटा है वहाँ पर 0 अंश रखेंगे, आपका आंसर आता चला जाएगा। अब 90 है तो इसी तरह 90 रखेंगे इसका, तो यह काश 90 मतलब 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे आ जाएगा F31 का होल स्क्वायर अंडर रूट में प्लस F32 का स्क्वायर, यह हो जाएगा। बस इतना ही आ जाएगा आपका आंसर परिणामी बल का। और यहाँ पर देखिए 90 अंश रखेंगे तो यहाँ पर 1 हो जाएगा, इसका मान 0 हो जाएगा, तो F32 बटे के F31 आ जाएगा। यह पूरा आ जाएगा इसका आंसर, मतलब 10 इनवर्स आप F31 यह आ जाएगा। देखिए यहाँ पर F32 बटे के F31 10 इनवर्स आप आ जाएगा, यह आपका दिशा आ जाएगा। उम्मीद करता हूँ आपको यह क्वेश्चन एकदम क्लियर हो गया होगा। तो दोस्तों वीडियो बड़ी हो चुकी है, 30 मिनट से पार हो चुकी है। मैं और भी क्वेश्चन लाया था लेकिन इस वीडियो में उसको समझाने लगूंगा तो 1 घंटा उनमें लग जाएगा, और मतलब और 30 मिनट को लग जाएगा। तो मैं यहीं पे आप लोगों को यह वीडियो समाप्त करता हूँ। ये देखिए दोस्तों, यदि आप लोगों को समझ में आया हो वीडियो और आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आप लोग देख ही रहे हैं चैनल का क्या कंडीशन है। और वीडियो अच्छी लगी हुई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। दोस्तों हम लोग अगली वीडियो में इसी का और न्यूमेरिकल एक पार्ट लाएंगे, उसमें और भी अच्छे सवाल, उसमें नीट IIT लेवल के भी सवाल रहेंगे और कंपटीशन में और बोर्ड में भी पूछे सवाल रहेंगे, उनको लाऊंगा। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।